हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 30 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। इससे रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ये इस प्लेलिस्ट के अंदर 23वीं वीडियो है, यानी कि हमने 22 जो न्यूज़पेपर हैं संडे के वो यहाँ पर कवर कर लिए हैं। एक प्लेलिस्ट बना करके इनको अपलोड किया गया है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही हर वीडियो की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप बस उसको ढूंढिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे यहाँ पर काम के हो जाते हैं। तो पहला आर्टिकल निकलता है नॉट सो क्वाइट। अब आर्टिकल क्या कहना चाहता है, देखिए एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस। ये सन का फिनोमिना है, सूरज का फिनोमिना है। सूरज जो है वो रेगुलरली सोलर फ्लेयर्स और बर्स्ट ऑफ प्लाज्मा उनको रिलीज़ करता है, उनको थ्रो ऑफ करता है, जिसको कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये एक फिनोमिना होता है जो कि सूरज के द्वारा दिखाया जाता है। आप देखोगे कि सूरज से इस तरीके के जो प्लाज्मा के बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर रिलीज़ होते हैं। और अगर ये अर्थ से कोलाइड करते हैं या फिर अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में बेसिकली कहें उनको अफेक्ट करते हैं, तो ये ऑरोरा लाइट्स यहाँ पर प्रकाशित करते हैं। इतनी थ्योरी तो आपकी ये कॉमन ही है, ये तो होती होती है। ठीक है, बट अगर ये और ज़्यादा पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शंस आपको देखने के लिए मिलें तो ये आपके सैटेलाइट्स को भी तबाह कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को भी डिसरप्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस को भी शट डाउन कर सकते हैं। ये एक जनरल फिनोमिना होता है जिसकी वजह से कोरोनल मास इजेक्शंस अर्थ के एटमॉस्फेयर पर इफेक्ट डालते हैं। ओके, ये चीज़ हो गया। अब ये जो कोरोनल मास इजेक्शंस की एक साइकिल है, ये लगभग 11 साल की यहाँ पर होती है। द सन गोज थ्रू ए 11 ईयर साइकिल ऑफ एक्टिविटी। इस तरीके की जो साइकिल्स होती हैं वो लगभग 11-11 साल के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आती हैं। इसीलिए हमें अभी तक इतना ही पता है कि हाँ भाई 11 साल बाद इस तरीके का फिनोमिना होगा। ओके, एंड इट हैज़ बीन लॉन्ग थॉट दैट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आर लाइकली टू occur ड्यूरिंग द वेरी एक्टिव पीरियड्स ऑफ दिस साइकिल। और इस साइकिल के जब वेरी एक्टिव पीरियड्स देखिए, आप इस तरीके से आप समझिए कि ये आपका एक 11 साल का पीरियड है, ये फिर 22 साल हो गए, इस तरीके से 33 साल हो गए। हमें पता है कि यहाँ पर एक भारी मात्रा में, मतलब बहुत बड़ा एक पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शन होगा जिसकी वजह से सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन, ये सब शट डाउन हो जाएंगे। फिर हमें पता है कि अगले 11 साल बाद होगा, हमें फिर पता है कि अगले 11 साल बाद होगा। तो इस तरीके से हमने पता किया कि लगभग 9200 ईयर पहले का हमने यहाँ पर डाटा निकालने की कोशिश की। कुछ और स्टडीज़ भी हुई, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका वगैरह के अंदर से आइस शील्ड वगैरह उनसे कुछ एविडेंस यहाँ पर उठाए गए। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर ये पता किया कि 9200 साल पहले सूरज जो है वो अपनी क्वाइट फेज में था, मतलब इस तरीके की पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शंस वहाँ पर नहीं होने थे। उसके बावजूद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है कि पावरफुल सोलार स्टॉर्म्स निकल करके आए। ये कैसे हुआ? जब सन अपने क्वाइट स्टेज में था उसके बावजूद भी पावरफुल सोलार स्टॉर्म्स कैसे देखने के लिए मिले? मतलब इतने साल पहले सूरज को किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं दिखाई देनी थी, फ्यूअर सन स्पॉट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी। उसके बावजूद आप देखेंगे कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड से मिले हुए अवशेषों में हमें पता चलता है कि भारी मात्रा में कोरोनल मास इजेक्शंस यहाँ पर हुआ था, मैसिव सोलार स्टॉर्म यहाँ पर हुआ था। तो हमारी जो ये थ्योरी है 11 ईयर साइकिल की, इसको थोड़ा सा गलत साबित यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात निकल के आई कि अब ये जो नई यहाँ पर आप देखो कि ये स्टडी हुई है, इसके द्वारा दिस कुड शेक अप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हेन वी नीड टू बी अलर्ट फॉर सोलार स्टॉर्म्स। अभी हमें पता है कि 11 साल पर होता है, लेकिन अब ये थ्योरी कुछ और कह रही है। तो हमें ये आगे पता चलेगा, इस चीज़ की और अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में होगी कि सोलार स्टॉर्म्स कब होंगे, उनसे हमें कब अलर्ट यहाँ पर होना है। ओके, तो इतनी ये थ्योरी यहाँ पर हुई, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। आपको 9200 साल पहले का नहीं देखना, आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको ये थ्योरी जो आपके स्टैटिक सिलेबस में बनती है इसको यहाँ पर समझना था, जिसकी मदद से आप इस आर्टिकल को आराम से समझ सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन बहुत ही ज़्यादा हाई ट्रांसमिसिबल दिखा रहा है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैल रहा है। तो क्यों ये ओमिक्रॉन जो आपका वेरिएंट है ये इतना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसके ऊपर स्टडी हो रही है। पहले हमें पता चला कि कुछ समय पहले स्टडी हुई और हमें पता चला कि एक पर्सन के अंदर जितना ज़्यादा वायरल लोड होगा उतना ही ज़्यादा वो ट्रांसमिसिबल कर पाएगा। इस वजह से जो ओमिक्रॉन है वो आपका हाईली ट्रांसमिसिबल है। लेकिन अब ये स्टडी यहाँ पर ख़राब बता दी गई है, मतलब ये स्टडी का फ़ायदा नहीं है। इन्होंने कहा है कि हाई वायरल लोड के कारण ओमिक्रॉन स्प्रेड नहीं होता, ये स्प्रेड होता है ड्यू टू द इनहेरेंट इम्यून एस्केप कैपेबिलिटीज़। ये क्या होती हैं अभी समझते हैं। ओके,
तो ये आपकी स्टडी आपको इतना समझ में आना चाहिए था पहले तो। अगर हम बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो ये इस समय डोमिनेंट हो गया है। वैक्सीनेटेड पर्सन हो चाहे अनवैक्सीनेटेड पर्सन हो, दोनों को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल चुका है। WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी डिक्लेयर किया था 26 नवंबर 2021 को। उसके बाद लगभग 2 महीने हो गए हैं और हर एक कंट्री के अंदर ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो यहाँ पर फैल चुका है। अगर हम शॉर्ट में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करें तो ओमिक्रॉन ने डेल्टा वेरिएंट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो अब तक का सबसे हाईली ट्रांसमिसेबल माना जाता था, लेकिन ओमिक्रॉन ने उसको भी यहाँ पर पछाड़ दिया है। तो ये आपको पहला पैसेज मैंने यहाँ पर क्लियर किया कि क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ न्यू वेरिएंट इज़ द हायर ट्रांसमिसिबिलिटी। जो नया वेरिएंट यहाँ पर है ओमिक्रॉन, इसकी खासियत यह है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और अभी तक कोई वेरिएंट आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। पहले डेल्टा वेरिएंट था, वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था अल्फ़ा वेरिएंट से, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है कि अल्फ़ा जो वेरिएंट था वो कम ट्रांसमिसिबल था आपका जो डेल्टा वेरिएंट है उससे, और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि ओमिक्रॉन जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। ये आपको दूसरे पैसेज से ये बात यहाँ पर पता लगेगी कौन सा वेरिएंट कितना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल यहाँ पर है। अर्लियरली स्टडी हुई थी, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, मैं बिल्कुल उसी चीज़ को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अर्लियर इमेजेस जो यहाँ पर स्टडीज़ यहाँ पर हुई, उन्होंने बताया कि ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी वायरल लोड के कारण होती है। इस हाईलाइट वाले पोर्ट को देखिएगा यहाँ पर, the viral load in a person, the higher the viral load in a person, the greater are the chances that the infected person can successfully spread to the others. Okay, तो एक पर्सन के अंदर जिस वेरिएंट का जितना ज़्यादा लोड होगा वो दूसरों को उतना ही ज़्यादा स्प्रेड कर पाएगा। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर ये पता चली कि वायरल लोड होता क्या है। ओके, दिस इज़ बिकॉज द इन्फेक्टेड पर्सन लार्ज अमाउंट ऑफ वायरस को रिलीज़ कर सकता है और दूसरे लोगों को यहाँ पर जो है वो आपका इन्फेक्ट कर सकता है। बट ये रिज़ल्ट जो हैं ये गलत बताएगा। और एक नई स्टडी की गई मैड रिक्सविक के द्वारा, और इन्होंने बताया कि वायरल लोड जो डेल्टा वेरिएंट में था वही सेम आपको ओमिक्रॉन में मिलेगा। तो वायरल लोड किसी भी तरीके से हायर ट्रांसमिसिबिलिटी का कारण नहीं बनता। इन्होंने बताया कि हायर ट्रांसमिसिबिलिटी का कारण जो है वो वायरल लोड नहीं है, वो है आपका इनहेरेंट ह्यूमन एस्केप कैपेबिलिटीज़। देखिए, ओमिक्रॉन एक वायरस है और आपको यहाँ पर पता लगेगा कि जैसे ही आपके शरीर में घुसा तो आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो इससे लड़ना शुरू करेंगी। अब ये क्या है, ये देख लेगा कि भाई मैं हार सकता हूँ, तो ये अपने जो म्यूटेशन इसके अंदर हैं 32 म्यूटेशन होते हैं, तो ये अपने 32 तरीके से यहाँ पर कलर्स को चेंज कर सकता है। अपने जो प्रोटीन्स हैं, स्पाइक प्रोटीन्स हैं, उनको चेंज कर सकता है। तो ये अपने शरीर की जो संरचना है, अपना जो म्यूटेशन है, अपना जो रूप है उसको यहाँ पर चेंज करेगा। और जो आपकी बॉडी सेल्स होंगी, एंटीबॉडीज़ यहाँ पर होंगी, जो भी आपने वैक्सीन यहाँ पर ली है उन सभी को यहाँ पर धोखा देने का काम यहाँ पर करेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर कहा जाता है इनहेरेंट इम्यून एस्केप कैपेबिलिटीज़। मतलब ये जो आपका ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये आपके इम्यून सिस्टम को एस्केप कर गया, ये इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है और इसकी वजह से ये हाईली ट्रांसमिसेबल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए था कि ये क्यों ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। वायरल लोड के कारण नहीं, ये वायरल लोड के कारण ज़्यादा ट्रांसमिसिबल नहीं है, ये आपका इनहेरेंट इम्यून एस्केप कैपेबिलिटीज़ के कारण ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। ठीक है, तो वायरल लोड डेल्टा वेरिएंट में भी उतना ही था जितना ओमिक्रॉन वेरिएंट में है। तो क्या चीज़ अलग है, ये अलग है आपकी इनहेरेंट इम्यून एस्केप कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इतना। बाकी ये जो स्टडीज़ हुई ये नॉट इम्पोर्टेंट, और इधर भी आप इसको इग्नोर मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आपके काम की यहाँ पर थी। उसके बाद साइंटिस्ट ने स्पॉट किया है ब्लिंकिंग स्टार्स, टोटली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, और एक सेलेस्टियल बॉडी यहाँ पर देखने के लिए मिली है जो कि स्लो स्पिन दिखा रही है। कुड बी अ स्लो स्पिनिंग मैग्नेटार। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया है कि जब एक सुपर मैसिव जो स्टार होता है वो कोलैप्स होने वाला होता है। ओके, सुपर मैसिव स्टार हो सकता है जो कि सन से कई गुना बड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर वो अपनी लाइफ के एंड फेज़ में चल रहा है तो वो आपका या तो न्यूट्रॉन स्टार क्रिएट करता है या फिर आपका जो है वो ब्लैक होल क्रिएट करता है। ये थ्योरीज मैंने आपको कई बार पढ़ाई हैं। ओके, अब एक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो आपका या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को यहाँ पर भेजेगा, ठीक है, या तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटार। या अगर वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर रोटेशन करता है तो उसको कहेंगे हम पल्सार। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ किसी भी न्यूट्रॉन स्टार के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, जिनके बेस पर हम न्यूट्रॉन स्टार को दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका पल्सार, एक है मैग्नेटार। पल्सार जिसके अंदर स्पिन तेज हो, मैग्नेटार जिसके अंदर आपको रेडिएशन बहुत ज़्यादा मिले, जहाँ से आपका जो मैग्नेटिक रेडिएशन है वो काफ़ी तेज़ी से निकलते हैं। ठीक है,
और ये सुपर मैसिव जो स्टार होंगे उनकी जब लाइफ पूरी हो जाती है तब ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब स्टडी क्या हुई है, तो एक एग्जोटिक एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया गया जो कि हमने देखा बहुत बहुत ज़्यादा डेंस स्टार निकल करके आ रहा था, ठीक है। साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया इसको और अनटिल नाउ हमें ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस लगती थी कि भी इस तरह का हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर देखें द ऑब्जेक्ट जो कि स्पॉट किया गया है यूजिंग द मर्चिसन वाइल्ड फील्ड एरे टेलीस्कोप जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर रखा हुआ है, अनलीज्ड लार्ज बस्ट ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी रिलीज हो रही है, याद रखिएगा एनर्जी रिलीज हो रही है। मैं इधर साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ कि इस सेलेस्टियल बॉडी से बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है, 3 टाइम्स रफली 3 टाइम्स पर आवर व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। लगभग 3 गुना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। ओके, तो अब ये चीज़ यहाँ पर थ्योरी मिलेगी आपको, जितना भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ये थ्योरी है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई। अगर हम देखें तो ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है ये रिलीज़ हो रही है अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार के कारण। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि अगर रेडिएशन तेज़ निकल रहा है तो वो मैग्नेटार बनेगा और अगर स्पिन तेज़ है तो पल्सार बनेगा। यहाँ पर एनर्जी यानी रेडिएशन ज़्यादा निकल रहा है तो ये हम कहेंगे अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेट स्टार यहाँ पर निकल रहा है। देखिए जो आपके मैग्नेटार्स होते हैं उनका पीरियड शॉर्ट होता है जनरली, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जिसको डिटेक्ट किया गया उसका जो पीरियड है वो लॉन्ग पीरियड यहाँ पर मिलेगा, मतलब ये कई सालों में जा कर के आपका ख़त्म होगा। ओके, तो न्यूट्रॉन स्टार उसके 2 भाग होते हैं और न्यूट्रॉन स्टार जो हैं वो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं। इससे ज़्यादा डेंस आपको कोई ऑब्जेक्ट पूरे सोलर सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा, सोलर सिस्टम छोड़िए पूरे यूनिवर्स में आपको इससे ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं भी मिलेगा। जब एक सुपरनोवा स्टार यहाँ पर कोलैप्स होता है तब न्यूट्रॉन स्टार यहाँ पर बनते हैं, ब्लैक होल्स भी बनते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार्स आपको फिलहाल में याद रखने हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार यहाँ पर मिलेगा। जब ये न्यूट्रॉन स्टार आप देखोगे कि हाईली मैग्नेटाइज होते हैं और रोटेट भी करते हैं। जब मैग्नेट प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी यानी रेडिएशन यहाँ पर ज़्यादा निकलेगा, ये वाली सिचुएशन होगी, और स्पिन कम होगा तो आपका मैग्नेटार बनेगा, और स्पिन ज़्यादा होगा रेडिएशन कम होगा तो पल्सार बनेगा। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपकी दोनों पल्सार्स की डेफिनेशन हो गई और दूसरी आपकी यहाँ पर मैग्नेटार की डेफिनेशन भी हो गई। ओके, तो न्यूट्रॉन स्टार इंक्लूडिंग पल्सार्स आर एमंग द डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगी न्यूट्रॉन स्टार्स। ओके, और इनकी जो रेडियस होती है वो 10 किलोमीटर से लेकर के 12 किलोमीटर तक होती है, एक सिटी के साइज़ के बराबर। बट इनका जो मास होता है वो सूरज से कई गुना होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। एक न्यूट्रॉन स्टार की अगर हम बात करें, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है तो इसको मैग्नेटार कहते हैं। कुड बी पोटेंशियली पावर द रेडियो पल्सार्स। तो अब ये जो स्टडी यहाँ पर हुई है ये इसी चीज़ को देख रहे हैं कि जो मैग्नेटार हैं इनका बिहेवियर एक सर्टेन तरीके का होता है कि कुछ समय बाद ये यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं क्योंकि रेडिएशन बहुत तेज़ी से निकलता है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के मैग्नेटार्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनकी स्पीड तो स्लो होगी, स्पिन तो स्लो ही होगा, ठीक है। लेकिन आप देखो कि रेडिएशन जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड का होना चाहिए था 10,000 साल का लगभग, वो यहाँ पर आपको बड़ा देखने के लिए मिल रहा है, वो आपको लॉन्ग पीरियड देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो साइंटिस्ट ने ये चीज़ यहाँ पर देखी है और इस तरीके से आपको ये वाली जो स्टडी है वो यहाँ पर पूरी करनी थी। ये वाला जो जितना भी अंडरलाइन पार्ट किया गया है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये पृथ्वी से लगभग 4200 लाइट ईयर्स अवे है। आप इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर इस तरीके से याद रखोगे। ऐसा ही मैंने मैग्नेटार के बारे में बहुत ही डिटेल में 26 दिसंबर के न्यूज़पेपर में भी आपको यहाँ पर कवर किया है। आप देख सकते हो कि सब चीज़ें बताई थी, किस तरीके से क्या होता है न्यूट्रॉन स्टार, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और किस तरीके से ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। उसके बाद एक नई स्टडी हुई जिसने डॉक्यूमेंट किया कि फ्रॉग की स्पीसीज़ भी सॉन्ग्स यहाँ पर क्रिएट करती हैं। तो ये कोई खास नहीं है, ऐसी नहीं पूछी जाती हैं। तो स्टडी किसने की है? स्टडी की है IISc बेंगलुरु ने, और मिलकर के की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ। और इन्होंने जो है वो सिंपल जो एनिमल होते हैं जिनको बेसिकली एन्यूरांस कहा जाता है, एन्यूरांस के अंदर फ्रॉग्स और टोड्स यहाँ पर आते हैं, फ्रॉग की कैटेगरी के एनिमल्स इसके अंदर में आते हैं। और इन्होंने इनको उठाया, इनके ऊपर स्टडी की, पता चला कि ये 6 तरीके की ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। 7 स्वर होते हैं, इनके अंदर 6 स्वर पाए जाते हैं। ओके, तो वो संगीत के जो होते हैं ना स्वर, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्टडी जो हुई है वो 2 तरह की फ्रॉग की स्पीसीज़ पर हुई है, जिनमें से एक का नाम है हुमायूज़ नाइट फ्रॉग और दूसरे का नाम है अम्बोली बुश फ्रॉग। दोनों के दोनों जो फ्रॉग्स हैं वो आपको मिलेंगे कि वेस्टर्न घाट में एंडेमिक हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते और, ठीक है।
तो ये आपको स्टडी इतनी पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा कैसा सॉन्ग रिलीज़ करते हैं, किस तरीके का होता है, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। उसके बाद असाफोइटिडा, यानी हम इसको हींग कहेंगे। हींग की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यहाँ पर समझने की बात हुई है कि उसकी संरचना किस तरीके की होती है। तो सारे के सारे पॉइंट जो हींग से रिलेटेड हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि 2 साल हो गए न्यूज़ में है, क्योंकि हमने इंडिजीनियसली हींग को उगाने की कोशिश यहाँ पर की है इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड रीजन्स, यानी कि लाहौल स्पीति रीजन्स जो हैं वहाँ पर। ओके, तो देखते हैं कि जो हींग है उसके बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है। अगर हम हींग की बात करें तो हींग को तमिल में पेरुंगायम कहते हैं, तेलुगु में इंगुवा कहते हैं, और कन्नड़ में आपको मिलेगा कि इंगू इसको यहाँ पर कहते हैं। तो ये तीनों नाम भी आप यहाँ पर ध्यान में रखो कि हाँ भाई ये किसके नाम है। इंडिया में ये किचन्स में यूज़ की जाती है हींग, देखा होगा आपने, अपने घर में भी यूज़ किया होगा हींग। यहाँ पर इंडियन किचन्स में यूज़ की जाती है और कभी कभी मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। महाभारत के टाइम से ये न्यूज़ के अंदर है, और महाभारत के टाइम पर भी अफ़गानिस्तान से यहाँ पर इंपोर्ट की जाती थी इंडिया में, और आज भी अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट यहाँ पर की जाती है। भगवत पुराण में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर आप डेटी की पूजा करने जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको हींग नहीं खानी चाहिए। और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, 12th सेंचुरी BCE तक के रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर आपको हींग के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा। और हींग की अगर हम बात करें तो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, ये आप देख सकते हो ना, असाफोइटिडा लिखा हुआ है, तो ASA यहाँ पर अलग है और फोइटिडा यहाँ पर वर्ड जो है अलग है। ASA का मतलब ये है मैस्टिक, और जो आपका फोइटिडा है इसका मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग स्मेल। ओके, तो बहुत ही पावरफुल स्मेल यहाँ से निकलती है हींग से। ओके, तो इसके बेस पर इसको यहाँ पर ये बताया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इट इज़ अ थिक गम एंड ए रेजिन डेट कम्स फ्रॉम द पेरिनियल टैप रूट। याद रखना, टैप रूट से ये चीज़ निकल करके आती है। और इतना याद रखने के बाद आप देखो कि इसका जो एप्लीकेशंस है वो मेडिसिन के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा है, और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरसेस को ख़त्म करने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो मेक इन इंडिया, अभी हम इसको इंपोर्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि ईरान और अफ़गानिस्तान से यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका CSIR के अंदर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने कहा है कि जो हींग है उसको उगाने के लिए आपको कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट कंडीशंस चाहिए होती हैं। पॉइंट है, याद रखना, PT का पॉइंट है, कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस पाई जाती हैं जैसी ईरान और अफगानिस्तान में पाई जाती हैं। इंडिया में ऐसी ही कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल स्पीति एरिया में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या किया कि अफ़गानिस्तान से जो सीड हैं हींग के उनको यहाँ पर इंपोर्ट किया, और जो लाहौल स्पीति रीजन है वहाँ पर इसको यहाँ पर उगाया। ओके, दिस लेड टू द IHVT, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने इसको इंपोर्ट किया अफ़गानिस्तान से, और इसको अपने जो इसका जो प्लांट है उसको आपका यहाँ पर उगाया हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति रीजन के अंदर। ओके, तो 2 टाइप ऑफ असाफोइटिडा रेजिन्स जो हैं वो हम लेकर के आए अफ़गानिस्तान से, जिनमें से कि एक है आपको मिलेगा कि मिल्की वाइट टाइप, और दूसरा मिलेगा आपको रेड टाइप। ये 2 तरीके के जो हम असाफोइटिडा के सीड्स हैं उनको यहाँ पर लेकर के आए, और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने यहाँ पर इनको उगाना शुरू किया। फार्मर्स को भी मोटिवेट किया कि इसको यहाँ पर उगाएं, साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया कि उनकी इनकम भी इम्प्रूव की जा सके। लेकिन मैंने आपको डाउन टू अर्थ के अंदर में पढ़ाया है, यील्ड यहाँ पर नहीं हो रही है, जैसा कि सोचा गया था उस तरीके की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पर सब कुछ इन अच्छा लिखा गया है, लेकिन अगर आप डाउन टू अर्थ को यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने इसके बारे में क्रिटिकल व्यू भी दिया था कि एक तो यील्ड नहीं हो रही है, जो इसका पौधा है जो जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं हो रहा है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ईरान और अफगानिस्तान जैसी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो हम क्या है कि इसका इंडिजीनियस प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझने की कोशिश करें, इसके अंदर 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, 5% प्रोटीन होता है, 1% फैट, 7% मिनरल्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और बहुत सारे आपको और एरोमेटिक एल्कोहल्स भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं रेट वगैरह के ऊपर, चूहों वगैरह के ऊपर, और पता चला है कि डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है, और इसी वजह से आप इसको किचन में भी यूज़ यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंटी कैंसरस एजेंट की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड इवन एंटी HIV प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर में भी होती हैं। ओके, तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे कि दैट दिस हर्ब्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एज अ लॉन्ग
लॉन्ग हिस्ट्री। ओके, तो महाभारत के टाइम से ये चीज़ आपकी यूज़ की जा रही है मेडिसिन में भी और आपकी किचन में भी। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर इस आर्टिकल से सारे पॉइंट्स जो हैं निकलने थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं कि इस तरीके से आपको मिलेंगे। उसके बाद नई टर्म आई जिसका नाम है रीजेनरेटिव मेडिसिन। तो ये टर्म थी रीजेनरेटिव मेडिसिन, ये एक मेडिसिन की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम जो आपकी डैमेज्ड या डिजीज्ड सेल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं जो कि ख़राब हो चुके होते हैं, उनको रीग्रो करते हैं और रिपेयर करते हैं या फिर रिप्लेस करने का काम करते हैं। इसके अंदर थेरापेटिक स्टेम सेल्स, टिश्यू इंजीनियरिंग या फिर आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, इन तीनों का यूज़ करके हम जो आपकी टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं या सेल हैं, उनका जनरेशन करते हैं, उनको जनरेट करते हैं। तो टिश्यू इंजीनियरिंग, स्टेम सेल थेरेपी, बायो मटेरियल्स या फिर ऑर्गन आर्टिफिशियल ऑर्गन डेवलपमेंट, उनका यूज़ करके हम रीजेनरेटिव मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पिलर ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन। ओके, तो आपको पता होना चाहिए स्टेम सेल थेरेपी, टिश्यू इंजीनियरिंग, बायो मटेरियल्स। ओके, तो ये तीन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और दूसरा नाम इनका आपको मिल जाएगा स्टेम सेल्स, टिश्यू इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो ये इतना पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो कवर हो गए, सिर्फ ये वाला आर्टिकल आपके किसी भी काम का नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं और चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।